हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। डेटा स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू दी अपडेटेड सिलेबस ऑफ AKTU और अब तक 5 लेक्चर हो चुके हैं। टुडे वी आर इन द 6th लेक्चर। वी आर इन यूनिट नंबर 1। कुछ पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर कितने तरह का होता है, डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन पॉसिबल हैं, डेटा स्ट्रक्चर का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे हम कर सकते हैं, ये सारी बातें हमने की थी। उसके बाद आज हम अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज एरे। मैंने आपको बताया था कि जो यूनिट नंबर 1 है उसमें थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, क्योंकि यूनिट नंबर 1 में बेसिकली 4 टॉपिक हैं। इसके अंदर यूनिट 1 में 4 टॉपिक कौन से हैं? सबसे पहले तो यही है कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है और उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या हैं। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, वो कितने तरह का होता है, किस किस कैटेगरी में उसे डिवाइड कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं कैटेगरी में डिवाइड करने के, और डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन पॉसिबल है, और उसमें कौन कौन सी जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो डेटा स्ट्रक्चर को शुरू करने से पहले हमें उसके बारे में जानना चाहिए। ये सारी बात है। एक टॉपिक है यूनिट नंबर 1 का। फिर एक टॉपिक है एल्गोरिथम। आप जानते हो एल्गोरिथम क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रोग्राम लॉजिक इज नोन एज एल्गोरिथम। अगर आप इसे पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम इज नोन एज फ्लो चार्ट। तो ये सब आपने पहले पढ़ा है, अपना जो फर्स्ट सेमेस्टर का आपका पेपर था प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे थोड़ा सा दूसरे तरीके से हम एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे। हम ये जानेंगे कि एल्गोरिथम कितने तरह की होती है, और यहाँ पे हमारा जो मेन कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वो एल्गोरिथम के एनालिसिस पे रहेगा। ये हम बात करेंगे। ये अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, पिछले 4-5 लेक्चर में हमने अभी डिस्कस नहीं किया है। अभी हमने केवल ये कंप्लीट किया है, डेटा स्ट्रक्चर और उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज। इसे हम कब बात करेंगे? जब ये हम तीसरा टॉपिक है इसी यूनिट के अंदर एरेज, और चौथा टॉपिक है लिंक्ड लिस्ट। इन टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद हम एल्गोरिथम के ऊपर आएंगे, क्योंकि थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। और एल्गोरिथम का मतलब है किसी प्रोसीजर की जो काम करने का तरीका है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करना, उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करना, और उसके बेस पे ये एनालाइज करना कि किसी एक काम को करने के जो बहुत सारे तरीके हैं उसमें से कौन सा तरीका बेटर है। तो वो तरीके कौन कौन से हैं, यहाँ पे कुछ हम तरीके सीख लेंगे, और उन तरीकों की फिर हम एल्गोरिथम के थ्रू उसकी एनालिसिस करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है दैट इज एरेज। वी आर इन लेक्चर नंबर 6 एंड द टुडेज टारगेट इज व्हाट इज एन एरे। एरे क्या होता है, हाउ इट इज डिक्लेयर्ड एंड इनिशियलाइज। आपको आइडिया होगा थोड़ा सा, क्योंकि आपने सी प्रोग्रामिंग में पढ़ा होगा कि एरे क्या होता है, उसे डिक्लेयर कैसे करते हैं, इनिशियलाइज कैसे करते हैं। इसको मैं रिवाइज करूंगा, क्योंकि थोड़ा सा आगे बढ़ के रिवाइज करेंगे, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। और कुछ प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल्स हम लेंगे, कुछ प्रोग्राम हम बनाएंगे एरे के साथ। लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन मूविंग फॉरवर्ड। आगे शुरू करने से पहले, जैसे हर बार मैं आपको बताता हूं कि आपको अगर ये एप्लीकेशन में कोर्स अवेलेबल है, कोर्स लेते हैं तो आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, वीडियो आपके पीपीटी आपके सामने है, एक्सप्लेन करते हुए मैं कुछ लिखूंगा, वो सब आपको मिलेगा, डीपीपी आपको मिलेंगे। और यूनिट वाइज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो AKTU में ऑलरेडी पूछे गए हैं, एक यूनिट के खत्म होने के बाद वो सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। एरे को स्टार्ट करने से पहले मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा। आप किसी वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं? वेरिएबल डिक्लेरेशन, हाउ टू डिक्लेयर ए वेरिएबल। कैसे डिक्लेयर करते हैं? वेरिएबल को डिक्लेयर करने का एक सिंटेक्स है। सिंटेक्स का मतलब है फॉर्मूला, कैसे लिखेंगे। सिंटेक्स क्या है वेरिएबल को डिक्लेयर करने का? डेटा टाइप एंड देन स्पेस variable name. In C, every statement is terminated by a special character terminated by semicolon. Variable name. For example, suppose you want to declare an integer variable. Suppose variable name is A. So what do you mean by variable declaration? Variable declaration means is to occupy the memory, to reserve the memory, to utilize the memory. For example, suppose आपने इंटीजर a डिक्लेयर किया, तो इंटीजर a का क्या मतलब है? ये जो a है, दिस इज लॉजिकल नेम,
विच इज डिसाइडेड बाय द प्रोग्रामर। और सपोज आप ए को, दिस इज द वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन, ये कमेंट बनाने का तरीका है, इंटीजर ए सेमी कॉलन इज वेरिएबल डिक्लेरेशन, ये कमेंट बनाते हैं आप सी में। और अगर मैं लिखता हूं a इक्वल्स टू 10 सेमी कॉलन, दिस इज वेरिएबल, दिस इज वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। आप वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहे हो बाय यूजिंग दी ऑपरेटर, दैट ऑपरेटर इज नोन एज असाइनमेंट ऑपरेटर। इक्वल टू सिंबल इज, जितने भी सिंबल होते हैं वो ऑपरेटर होते हैं, और ये इक्वल कैसा सिंबल है जो असाइनमेंट ऑपरेटर की तरह काम करता है, यानी कि जो 10 वैल्यू है इट विल बी असाइन टू वेरिएबल ए। तो मैं ये बता रहा था आपको, सपोज ये मेमोरी लोकेशन है, ए इज लॉजिकल नेम विच इज डिसाइडेड बाय द प्रोग्रामर, और इसका अपना एक मेमोरी एड्रेस होगा। सपोज मेमोरी एड्रेस इज FF01, इसे कहते हैं, कहीं पे कहते हैं दिस इज द एक्चुअल एड्रेस, और दिस इज द, यू कैन से, फिजिकल एड्रेस, और यू कैन से, और ए की वैल्यू जो है वो दैट इज 10, तो ये क्या हो गई, ये ए की वैल्यू हो गई। तो इसका मतलब ये है कि जब आपने ये वेरिएबल किस टाइप का लिया, ये वेरिएबल जब आपने इंटीजर टाइप का लिया, इट मींस यू आर गोइंग टू यूटिलाइज 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी। 2 बाइट कैसे हैं, वो 2 बाइट ऐसे हैं, सपोज पहली बाइट है FF01 और दूसरी बाइट है FF02। ये मैंने FF01 और FF02 क्यों लिखा है, क्योंकि ये कौन सी नोटेशन है, दिस नोटेशन इज हेक्साडेसिमल नोटेशन। 4 तरह की नोटेशन होती हैं, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। तो सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन किसमें बनता है, हेक्साडेसिमल में बनता है, बिकॉज इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरिक एज वेल एज हेक्सा, यानी कि अल्फा न्यूमेरिक। इसमें कैरेक्टर्स भी होते हैं और इसमें नंबर भी होते हैं, 1 to 9 तो नंबर्स होते हैं, और 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये क्या होते हैं, ये सब ए से लेके ABCDEF ये कैरेक्टर के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी बुक में जो एड्रेसेस होते हैं वो डेसिमल नोटेशन का यूज करके रिप्रेजेंट करते हैं, किसी में ऑक्टल नोटेशन का यूज करते हैं किसी एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, और मैक्सिमम जो है आप देखेंगे तो हेक्साडेसिमल नोटेशन का यूज करते हैं मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। रिप्रेजेंट करने का तरीका आप कुछ भी ले सकते हैं, उससे मतलब नहीं है, बस मैं आपको ही बता रहा था व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो यहां पे एक बात प्रूव होती है कि एक वेरिएबल, वन वेरिएबल कैन कंटेन ओनली वन वैल्यू एट ए टाइम। एक वेरिएबल में एक ही वैल्यू आ सकती है एक टाइम पे, किसी एक वेरिएबल में एक समय पे एक से ज्यादा वैल्यू नहीं आ सकती। सपोज इस स्टेटमेंट के बाद a इक्वल्स टू 10 के बाद आप लिखते हैं a इक्वल्स टू 20 सेमी कॉलन, तो जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा a इक्वल्स टू 20, तो फिर मेमोरी लोकेशन में जो 10 है वहां फिर 10 नहीं होगा, वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे 20 हो जाएगा। इसका मतलब यही बात है कि एक वेरिएबल में, यानी कि एक मेमोरी लोकेशन में एक से ज्यादा वैल्यू नहीं आ सकती। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सपोज आप एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, कैलकुलेट द सम ऑफ 5 नंबर्स यूजिंग फॉर लूप। 5 नंबर का सम कैलकुलेट करना चाहते हैं। सपोज क्या मतलब है इसका, फॉर एग्जांपल वो 5 नंबर हैं 2, 1, 3, 2, 5, तो इनका एडिशन आपको कैलकुलेट करना है। 5 2 7 3 10 11 12 13, तो इसका मतलब आपको क्या आउटपुट चाहिए, 13 चाहिए। तो किस तरीके से इस प्रोग्राम को बना सकते हैं, सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंटीजर a, और एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंटीजर i। क्यों डिक्लेयर किया, क्योंकि मुझे फॉर लूप से ये प्रोग्राम बनाना है। तो फॉर लूप में मैंने क्या किया, i इक्वल्स टू 0 सेमी कॉलन, i लेस देन 5 i प्लस प्लस। हमेशा फॉर लूप के अंदर 3 नोटेशन लिखते हैं। पहला क्या होता है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, सेकंड क्या होता है, वेरिएबल के साथ कंडीशन जो भी लगाई है, और तीसरा क्या है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ये पहले वाला और आखिरी वाला ये ऑप्शनल है, इसको लिखना जरूरी नहीं है, इसे आप ऊपर लिख सकते हैं, इसे अंदर भी लिख सकते हैं, लेकिन ये जो कंडीशन है इट इज नेसेसरी। अगर आप ये दोनों नहीं लिखते हैं तो दोनों के बाहर सेमीकोलन लगाना जरूरी है। आपने बहुत समय बुक में देखा होगा कि केवल कंडीशन लिखी है, लेकिन कंडीशन लिखने से पहले सेमीकोलन होना चाहिए,
कंडीशन के बाद सेमीकोलन आना चाहिए। ये सब आपने सी प्रोग्रामिंग के अंदर पढ़ा होगा। तो कैसे मैंने लिखा है, जब आई की वैल्यू 0 है, इसको मैं एग्जीक्यूट करके दिखा रहा हूं, इस प्रोग्राम को रन करके दिखा रहा हूं। जब आई की वैल्यू कितनी है, जब आई की वैल्यू 0 है, आई लेस देन 5, आई लेस देन 5 में 0 लेस देन 5, दिस कंडीशन इज ट्रू। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, it will execute this loop, curly braces start, curly braces close. If this condition will be true, it will execute the portion, the number of statements which is written in pair of curly braces. यहां से लेके यहां तक जो भी कुछ लिखा है एग्जीक्यूट होगा अगर ये कंडीशन ट्रू है। तो एंटर द नंबर, मैसेज आएगा आउटपुट स्क्रीन पे, एंटर द नंबर परसेंटाइल डी आई प्लस 1। आई की वैल्यू कितनी है, 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 एक एक्सप्रेशन है जिससे क्या वैल्यू जनरेट होगी, एक वैल्यू जनरेट होगी, दैट इज 1। तो क्या मैसेज आएगा, एंटर दी नंबर 1। तो एक कॉलन साइन वाला आएगा, फिर यूजर एक एंटर करेंगे नंबर, क्योंकि प्रिंटफ स्टेटमेंट कैसा है, आउटपुट स्टेटमेंट होता है। आउटपुट स्क्रीन के ऊपर अगर आपको कुछ प्रिंट करना है, कोई मैसेज प्रिंट करना है या किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना है, तो प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो एंटर दी नंबर। अब कुछ किसी के मन में डाउट आ रहा होगा कि आई प्लस 1 को आई प्लस प्लस लिख लें क्या आई प्लस 1 का मतलब एक का इंक्रीमेंट ही तो है, क्या आई प्लस प्लस लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्योंकि आई प्लस प्लस का मतलब है आई इक्वल्स टू आई प्लस 1। आई इक्वल्स टू आई प्लस 1 का मतलब है 0 प्लस 1 करके आई की वैल्यू को अपडेट कर दो, यानी कि आई में कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो आई की वैल्यू यहां अपडेट हो जाएगी। जब आई की वैल्यू यहां 1 हो जाएगी, फिर ये आगे यहां से वापस जाएगा। जब वापस लूप यहां से यहां जाएगा, तो सबसे पहले क्या करेगा, आई प्लस प्लस करेगा। तो आई प्लस 1 से, तो आई इक्वल्स टू आई प्लस 1 से तो आई पहले ही एक बार बढ़ चुका है, फिर एक बार और करेगा तो एक बार और बढ़ जाएगा। इसका मतलब पहली बार आई की वैल्यू जब 0 होगी, यहां से 1 होगी, अगर आई प्लस प्लस लिखोगे तो फिर यहां से क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 2 लेस देन 5, फिर एक बार और बढ़ जाएगी, फिर एक बार और बढ़ जाएगी। तो ये एक बार ही नहीं बढ़ेगी, ये 2 बार बढ़ेगी। इसलिए आप आई प्लस 1 लिखें। आई प्लस 1 से आई की वैल्यू अपडेट नहीं होगी, आई प्लस 1 से तो केवल एक एक्सप्रेशन वैल्यू है जनरेट होगी और यहां पे प्रिंट हो जाएगी, एंटर दी नंबर परसेंटाइल डी से 1 आ जाएगा आउटपुट स्क्रीन पे। सपोज आपने नंबर इनपुट किया 2, इस बार स्कैनएफ से वो वैल्यू कहां चली जाएगी, ए के अंदर चली जाएगी। ए में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर क्या लिखा है, सम इक्वल्स टू सम प्लस ए। सम की इनिशियल वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी इसके अंदर, एक वेरिएबल और ले लीजिए, इंटीजर सम इक्वल्स टू 0। तो 0 प्लस ए की वैल्यू कितनी है, 2, वो 2 हो गया। फिर यहां से वापस जाएंगे, आई प्लस प्लस से आई की वैल्यू पहले जो 0 थी, वो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 लेस देन 5, कंडीशन क्या हो गई, 1 लेस देन 5, कंडीशन इज ट्रू। हाँ, 1 छोटा है 5 से। फिर मैसेज आएगा, एंटर दी नंबर। अब आई प्लस 1 यानी कि 1 प्लस 1 से 2 हो जाएगा, एंटर दी नंबर 2। मैसेज आएगा, यूजर एक नंबर इनपुट करेंगे। सपोज इस बार यूजर ने नंबर इनपुट किया 1, तो सम इक्वल्स टू सम प्लस ए होगा। तो सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सम इक्वल्स टू, सम की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 2 आ चुकी है, प्लस ए कितना इनपुट किया है, 1 इनपुट किया है, तो इट विल बिकम 3। देन वापस आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 2 लेस देन 5, फिर से कंडीशन चेक होगी, 2 लेस देन 5, कंडीशन इज ट्रू। इफ इट इज ट्रू, यस, 2 लेस देन 5, कंडीशन इज ट्रू। एंटर द नंबर आई प्लस 1, आई की वैल्यू कितनी होगी, 2, 2 प्लस 1, एंटर द नंबर 3, colon sign, user will enter a number. Suppose this time user is entering, that is 3. Sum equals to sum plus a will be executed. Sum equals to sum, sum की इनिशियल वैल्यू कितनी हो गई थी, 3 हो गई थी, प्लस a की वैल्यू कितनी इनपुट की है, that is 3, 3 इक्वल्स प्लस 3, that is 6। वापस जाएगा यहां से, i प्लस प्लस i की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। फिर ये चेक होगी कंडीशन, सबसे पहले ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये इंक्रीमेंट होता है या डिक्रीमेंट होता है। तो i लेस देन 5, i लेस देन 5 मींस i की वैल्यू हो गई 3 लेस देन 5, कंडीशन इज ट्रू। 3 छोटा होता है 5 से। एंटर दी नंबर, 3 प्लस 1 4, एंटर दी नंबर 4। ये तो केवल एक फॉर्मेटिंग की तरह है, एंटर दी नंबर 1, एंटर दी नंबर 2, जिससे यूजर को पता रहे मुझे मैं कौन सा नंबर इनपुट करने जा रहा हूं। एंटर दी नंबर 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 यानी कि एंटर दी नंबर 4, 4 यानी कि इस बार सपोज यूजर ने इनपुट किया 2 इनपुट किया, फिर से सम इक्वल्स टू सम प्लस ए विल बी एग्जीक्यूटेड। सम इक्वल्स टू, सम की वैल्यू कितनी आ गई थी, दैट वाज 6, प्लस ए कितना इनपुट किया यूजर ने, 2, 6 प्लस 2 इक्वल्स टू 8। सम इक्वल्स टू सम प्लस ए हो चुका है एग्जिट। इसके बाद फिर वापस जाएगा,
3 से वैल्यू पहले 4 होगी, 4 लेस देन 5, 4 लेस देन 5. Condition is true, yes, 4 less than 5, condition is true. If it is true, enter the number 4 plus 1, enter the number 5, you will enter a number. Suppose that number is 5, sum equals to sum plus a, sum equals to, sum की वैल्यू कितनी है 8 प्लस a की वैल्यू कितनी इनपुट की है, सपोज 5 इनपुट की है, that will become 13. वापस जाएगा, वैल्यू 4 से 5 होगी, कंडीशन चेक होगी, कंडीशन इज 5 लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स. तो कंडीशन फॉल्स होगा तो बाहर आ जाएगा. बाहर क्या करना है, बस आपको प्रिंट करना है, प्रिंट एफ स्लैश एन सम इक्वल्स टू परसेंटाइल डी, और वैल्यू कितनी आ जाएगी, सम की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी. फिर ये इसके बाद आप गेट सी एच भी लिख सकते हैं, जैसे हमेशा आप सी प्रोग्राम में लिखते थे आउटपुट देखने के लिए, करली ब्रेसेस क्लोज. तो इस प्रोग्राम को मैं क्यों समझा रहा हूं आपको, ये ऑलरेडी आप प्रोग्राम कर चुके हो, जब इसमें आपको एरे की भी जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ये प्रोग्राम आपने एग्जीक्यूट होगा. ये वाइल से भी कर सकते हैं, डू वाइल से भी कर सकते हैं. ये प्रोग्राम मैंने आपको इसलिए समझाया, क्या इस लूप में बाहर आने के बाद आप ए वेरिएबल जिसमें आपने 5 डिफरेंट वैल्यू इनपुट की, क्या वो पांचों वैल्यू आप प्रिंट करा सकते हैं, क्या वो पांचों वैल्यू आप एक्सेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब आप एक वेरिएबल में वैल्यू 2 थी तो आपने 2 को यूज करके ऐड कर लिया, लेकिन जब आपने दूसरी वैल्यू 1 इनपुट की तब उस समय पे ए में 2 नहीं होगा. मेरा कहने का मतलब है कि एक सिंगल वेरिएबल का यूज करके आप लूप की मदद से एक से ज्यादा वैल्यू एक वेरिएबल के अंदर इनपुट तो करा रहे हैं, लेकिन जब भी आप कोई नई वैल्यू इनपुट कराते हैं तो प्रीवियस वैल्यू लॉस्ट हो जाती है, और प्रोसेस से बाहर आने के बाद आप वो जो नंबर ऑफ वैल्यूज आपने एन नंबर ऑफ वैल्यूज जो इनपुट की थी वो आपके पास नहीं मिलेंगी. तो ऐसा कोई प्रोग्राम हम नहीं बनाना चाहते, ऐसा कोई हम डेटा स्टोर नहीं करना चाहते कि वो हम जैसे जैसे नंबर बढ़ाते जाएं प्रीवियस नंबर्स, प्रीवियस वैल्यूज, प्रीवियस आइटम लॉस्ट हो जाएं. तो इसका मतलब यह है ए सिंगल वेरिएबल कैन कंटेन ओनली वन वैल्यू एट ए टाइम. एक वेरिएबल में एक समय में केवल एक ही वैल्यू आ सकती है, एक से ज्यादा वैल्यू नहीं आ सकते. ये बात हमारी प्रूव हो गई कि एक वेरिएबल में एक से ज्यादा वैल्यू नहीं आ सकती है. इसीलिए हमें एक ऐसे वेरिएबल की जरूरत है जिसमें एक लोकेशन पे, यानी कि एक नाम से, मैक्सिमम लोकेशन पे एक नाम से हम एक से ज्यादा वैल्यू को रेफर कर सकें, एक से ज्यादा वैल्यू को स्टोर कर सकें. तो उसको करने के लिए सी प्रोवाइड्स अनदर फैसिलिटी, दैट फैसिलिटी इज नोन एज एरे. उस फैसिलिटी का क्या नाम है? एरे है. एन एरे डेटा स्ट्रक्चर इज ए कलेक्शन ऑफ होमोजीनस. होमोजीनस एलिमेंट्स का मतलब है सेम टाइप. होमोजीनस का मतलब है सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स. सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स. होमोजीनस एलिमेंट कंसिस्ट कॉमन प्रॉपर्टीज एंड शेयर ए कॉमन नेम. कैसे? फॉर एग्जाम्पल एक एरे आपने सपोज डिक्लेयर किया, सी के अंदर एरे ऐसे डिक्लेयर करते हैं, सपोज एरे का नाम है ए और ये कितने एलिमेंट का है, सपोज 10 एलिमेंट का है. तो एन एरे डेटा स्ट्रक्चर इज कलेक्शन. कलेक्शन का मतलब है ये क्या कलेक्शन है? दिस इज ए कलेक्शन फ्रॉम एलिमेंट्स A0 टू A9. डेफिनेशन समझा रहा हूं आपको मैं. एन एरे डेटा स्ट्रक्चर इज ए कलेक्शन ऑफ होमोजीनस. होमोजीनस का मतलब है A0 भी इंटीजर है और उसके बाद के A9 तक जितने हैं वो सब कैसे हैं? वो सब भी इंटीजर ही होंगे. कंसिस्ट कॉमन प्रॉपर्टीज. जो प्रॉपर्टी एक वेरिएबल के ऊपर लगती है, जो प्रॉपर्टी एक एलिमेंट के ऊपर लगती है, वही प्रॉपर्टी सारे एलिमेंट्स के ऊपर लगेगी किसी एक एरे के. कंसिस्ट कॉमन प्रॉपर्टी एंड शेयर ए कॉमन नेम. सबका नाम क्या है? सबका नाम ए है. सबका नाम ए है, लेकिन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? तो इसमें एक पॉइंट आप जोड़ सकते हो, डिफरेंट एलिमेंट्स of an array can be represented through different subscripts. Through different subscript. ये क्या है? एरे को सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल भी कहते हैं. एरे को क्या बोलते हैं? सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल. ये एक पेयर, वन पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट इज
one subscript of this array A10. A0 is first subscript in A10, A1 is second, A third is A2, A3. These are the different subscript. आगे चलते हैं, ये सब नॉलेज आपको होगी. An array is a collection of elements stored at contiguous memory location. इसे समझते हैं. Contiguous memory allocation का क्या मतलब है? Suppose you have declared an array which is of 3 elements. How it will be represented in memory? This is a linear array. There is only one dimension. One square bracket means one dimension. An array always start with 0 subscript in C language. Suppose you initialize this array A3. Suppose you initialize this array A3 like this: 11, 22, 33 सेमीकोलन. एरे को इनिशियलाइज करने के लिए सी में हम करली ब्रेसेस का यूज करते हैं. तो 3 सबस्क्रिप्ट क्या होंगी A3 की? A3 की जो 3 सबस्क्रिप्ट हैं, दैट इज फर्स्ट विल बी A0, सेकंड विल बी A1 एंड थर्ड सबस्क्रिप्ट विल बी A2, because array is also known as collection of 0 to n minus 1 elements, where n represent the size of the array. 0 to n minus 1, size is 3, n minus 1, size is 3, n is 3, n minus 1 that is 2. आगे आएगा ये. An array is a collection of elements stored at contiguous memory location. यानी कि सपोज इसका एड्रेस मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, 110 है तो इसका एड्रेस कितना होगा? 112 होगा. इसका एड्रेस कितना होगा? 114 होगा. क्यों होगा? क्योंकि ये किस टाइप का एरे है? ये इंटीजर है, और इंटीजर को मेमोरी में इंटीजर के एक आइटम को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 बाइट्स आर रिक्वायर्ड. तो पहली बाइट जो शुरू होगी वो 110 होगी और 111 होगी, दूसरी 112 से शुरू होगी और 113 होगी, 114 से शुरू होगी और 115 होगी. इस तरीके से 2 + 2 + 2 टोटल 6 बाइट्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर दिस A3. तो कॉन्टिगुअस मेमोरी एलोकेशन का मतलब है कि सपोज पहला एलिमेंट विल बी स्टोर्ड एट 11, 22 एंड 33. अगर ये कॉन्टिगुअस मैनर के अंदर मेमोरी अवेलेबल नहीं है, 2 बाइट यहां है, फिर कुछ स्टोर है, फिर 2 बाइट यहां है, फिर कुछ वैल्यू स्टोर है मेमोरी के अंदर, फिर 2 बाइट आगे हैं, तो उस तरह की मेमोरी में ये एरे स्टोर नहीं हो पाएगा. इसे समझ सकते हैं कॉन्टिगुअस मेमोरी की लोकेशन के लिए. दूसरी बात, कॉन्टिगुअस मेमोरी लोकेशन के लिए हर एक एलिमेंट का उसका एक प्रेडिसेसर होगा, यानी कि एक पीछे एलिमेंट होगा, एक ही होगा प्रेडिसेसर, एक से ज्यादा नहीं होगा, और एक ही उसका सक्सेसर होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा. नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन एक से ज्यादा. जैसे इसका सक्सेसर नहीं है, इसका प्रेडिसेसर है, इसका प्रेडिसेसर नहीं है, इसका सक्सेसर है. तो कॉन्टिगुअस मेमोरी एलोकेशन का मतलब है एरे ऑलवेज रिक्वायर कॉन्टिगुअस मेमोरी एलोकेशन. अगर मेमोरी है लेकिन वो अलग अलग जगह पे थोड़ी थोड़ी अवेलेबल है, उस तरह की मेमोरी को यूज करने के लिए हम इसके वाला जो नेक्स्ट टॉपिक है लिंक लिस्ट, उस डेटा स्ट्रक्चर को यूज करते हैं. जब मैं एरे के लिमिटेशन की बात करूंगा तो मैं पहला लिमिटेशन आपको यही बताऊंगा, एरे ऑलवेज रिक्वायर कॉन्टिगुअस मेमोरी एलोकेशन. दिस इज द लिमिटेशन ऑफ लीनियर एरे. इफ मेमोरी इज अवेलेबल इन स्कैटर्ड फॉर्म, बट इन दैट टाइप ऑफ मेमोरी array cannot be stored. To use that type of memory, dynamic data structure is used. That dynamic data structure is known as the linked list. तो we'll discuss later. जो लास्ट टॉपिक होगा, लिमिटेशन क्या है, उसके ड्रॉबैक क्या है रेके, उस लिमिटेशन से फिर आगे बढ़ेंगे. उन लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हम नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, दैट इज लिंक लिस्ट. तो कॉन्टिगुअस मेमोरी एलोकेशन की जरूरत होती है. दिस मेक्स इजियर टू कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ ईच एलिमेंट by simply adding an offset to a base value. बेस एड्रेस आपका केवल पता होना चाहिए. इस एरे का बेस एड्रेस क्या है? 110 है, और इस 110 का यूज करके मैं एरे की किसी भी लोकेशन को रैंडमली एक्सेस कर सकता हूं. इसकी एरे की इस प्रॉपर्टी को, जिसमें हम बेस एड्रेस का यूज करके किसी भी एलिमेंट को रैंडमली एक्सेस कर लेते हैं, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कि एरे प्रोवाइड इंडेक्सिंग ऑफ एलिमेंट्स. यानी कि मुझे बेस एड्रेस मालूम होना चाहिए, मुझे मालूम होना चाहिए कि किस टाइप का एरे है. तो अगर मैं सिंपल सी बात करूं कि बेस एड्रेस 110 है और एक एलिमेंट को 2 बाइट चाहिए, तो मुझे तीसरा कौन सा होगा? आप दो जोड़ देंगे हर एक में, तो आपको तीसरा मिल जाएगा. तो ये फीचर कहां पे प्रोवाइड होती है? एरे में प्रोवाइड होती है. एरे प्रोवाइड इंडेक्सिंग ईच एलिमेंट बाय सिंपली एडिंग. ऑफसेट जोड़ दूंगा मैं टू अ बेस वैल्यू. ऑफसेट का क्या मतलब है?
कि मैं 110 में 2 जोड़ दूंगा, दैट टू इज, जितना टाइप है, जिस टाइप का वेरिएबल है, कैरेक्टर टाइप का है तो मैं 1 ऐड करूंगा, फ्लोट टाइप का है तो मुझे मालूम है 1 को स्टोरेज में 4 बाइट लगते हैं, 4 जोड़ूंगा, इंटीजर में 2 लगते हैं तो मैं 2 ऐड करूंगा। तो ये आपने पॉइंटर अरिथमेटिक पढ़ा होगा, आपने ये प्रोग्राम बनाया होगा, आई थिंक एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, हमेशा ये इस प्रोग्राम को आपको मालूम होना चाहिए। ये इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि सपोज एक एरे है आपके पास, इंटीजर A3 एंड सपोज एलिमेंट्स आर 1 2 3 एंड सपोज इन C I want to print the value of A only. This is very very important program, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत कम सही आंसर इसका मिल पाता है मुझे। एक एरे है, 3 एलिमेंट का है, इट विल बी स्टोर्ड एट A0 A1 A2। आई डोंट वांट टू प्रिंट एनी सबस्क्रिप्ट, जस्ट वांट टू प्रिंट A। व्हाट विल बी द आउटपुट? वेरी सिंपल आंसर, इट विल प्रोवाइड, इट विल प्रिंट द बेस एड्रेस। यानी कि क्या प्रिंट करेगा? बेस एड्रेस। दैट इज अगर उसका बाय चांस सपोज द एड्रेस इज लेट सपोज 110 है तो ए को प्रिंट करने से कहते हैं एरर आ जाएगी, गार्बेज वैल्यू आ जाएगी। नहीं, एरे नेम इज इटसेल्फ एन एड्रेस और पॉइंटर टू द फर्स्ट लोकेशन ऑफ द एरे। सी प्रोग्रामिंग की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि एरे का नाम पहली लोकेशन का, एरे अपने आप में खुद एक पॉइंटर होता है जो हमेशा बेस वैल्यू को पॉइंट करता है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। इसके बेसिस में और बातें आपको सिखाऊंगा कि इसके साथ पॉइंटर कैसे चलता है, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो दैट इज द मेमोरी लोकेशन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, जनरली डिनोटेड बाय द नेम ऑफ द एरे। ये बात मैंने यहां देखो लिखी हुई है। क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑफ ईच एलिमेंट बाय सिंपली एडिंग एन ऑफसेट टू द बेस वैल्यू। और बेस वैल्यू क्या होता है? दैट इज द मेमोरी लोकेशन ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। बेस एड्रेस क्या होता है? मेमोरी लोकेशन ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। और वो क्या होता है? जनरली डिनोटेड बाय द नेम ऑफ द एरे। और नेम ऑफ द एरे बहुत अपने आप में एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। दैट इज, नेम जो होता है एरे का वो अपने आप में पॉइंटर होता है जो हमेशा किसे पॉइंट करता है? एरे की फर्स्ट लोकेशन को पॉइंट करता है। चलिए आगे चलते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, यूज टू प्रोसेस मल्टीपल एलिमेंट्स विद द सेम डेटा टाइप। आपने अभी अभी एग्जांपल देखा कि अगर इंटीजर A5 है तो सबका टाइप क्या है? इंटीजर ही है। व्हेन ए नंबर ऑफ सच एलिमेंट्स आर नोन, अगर आपको पहले से पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपको एरे का साइज पहले से पता होना चाहिए। ये दूसरा ड्रॉबैक है। पहला ड्रॉबैक क्या था? एरे ऑलवेज रिक्वायर कॉन्टिगुअस मेमोरी एलोकेशन। दूसरा ड्रॉबैक क्या है कि एरे का साइज पहले से पता होना चाहिए। अगर आपको साइज नहीं पता है तो आप एरे को डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। ये दूसरा ड्रॉबैक है। एरे का साइज हमेशा फिक्स होता है। ये ड्रॉबैक क्यों है? ये लिमिटेशन क्यों है? क्योंकि मैं आगे जो बोलने वाला हूं, मैं ये कहने वाला हूं, एरे इज स्टैटिक इन नेचर। इट मींस द साइज ऑफ एरे कैन नॉट बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड एट रन टाइम। रन टाइम पे अगर आपको ऐसा लगे नहीं मुझे तो 10 एलिमेंट नहीं चाहिए, मुझे तो 100 स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है, तो यू कैन नॉट डू दिस। एरे के साथ आप उसका साइज रन टाइम पे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट बढ़ा नहीं सकते। आपको लगे नहीं मैंने एरे का साइज बहुत सारा ले लिया है, ये तो टोटल मेमोरी वेस्टेज हो जाएगी, मुझे कम कर देना चाहिए ना, इट इज नॉट पॉसिबल। एट रन टाइम यू कैन नॉट इंक्रीज द साइज ऑफ द एरे एंड यू कैन नॉट डिक्रीज द साइज ऑफ द एरे एट रन टाइम। फिक्स साइज डेटा स्ट्रक्चर होता है, उसका साइज पहले से आपको पता होना चाहिए। रैंडम एक्सेस डेटा स्ट्रक्चर है, बेस एड्रेस आपको मालूम है, या फिर आप किसी भी एलिमेंट को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि आप एलिमेंट आपने लिया, सपोज एक एरे लिया आपने A3, तो क्या अगर आप प्रिंट कर सकते हो? सपोज आपने वैल्यू ली 1 2 33, ऐसे इनिशियलाइज किया आपने एरे को, क्या आप डायरेक्टली A2 को प्रिंट कर सकते हैं? हाँ, प्रिंट कर सकते हैं। हम डायरेक्टली रैंडमली किसी भी वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। तो A2 को प्रिंट करेंगे तो इट विल प्रिंट 33। तो रैंडम एक्सेस डेटा स्ट्रक्चर, एनी एलिमेंट कैन बी सिलेक्टेड रैंडम। ग्रुप ऑफ रिलेटेड डेटा आइटम से एक डेफिनेशन ये भी होती है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड डेटा। रिलेटेड का मतलब है कि सारे कैसे हैं? सारे इंटीजर हैं। सारे कैसे हैं? सारे फ्लोट हैं। सारे कैसे हैं? सारे कैरेक्टर हैं। यानी कि ग्रुप ऑफ रिलेटेड डेटा आइटम्स है। मूविंग फॉरवर्ड, कलेक्शन ऑफ 0 to n-1। अभी मैंने बताया एरे इज ए कलेक्शन ऑफ 0 to n-1 होमोजेनस एलिमेंट वेयर n इज द मैक्सिमम साइज ऑफ द एरे। सपोज फॉर एग्जांपल एक एरे आपने लिया इंटीजर A5, तो इसके एलिमेंट कौन कौन से हैं?
इसके एलिमेंट है, पहला है A0 है, दूसरा क्या है A1 है, तीसरा क्या है A2 है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है A3 एंड लास्ट वन इज A4। क्योंकि कहां से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है, लास्ट क्या होगा 4 होगा A5 में। अगर n की वैल्यू कितनी है 5 है तो लास्ट वाला क्या होगा n-1 होगा, यानी कि वो क्या होगा 4 होगा। दैट इज a collection of 0 to n-1 homogeneous element where n is the maximum size of the array। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, लीनियर एक ही फैशन में चलता है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर कैसे होते हैं। जैसे कि एरे तो है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, और नॉन लीनियर कैसा है, जैसे कि ट्री है, ग्राफ है, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि लीनियर और नॉन लीनियर में क्या डिफरेंस है। प्रोवाइड्स इंडेक्सिंग, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि एरे को हम इंप्लीमेंट करते हैं डेटाबेस में, इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए वी यूज द एरे। हाउ टू डिक्लेयर एन एरे इन सी प्रोग्राम, आपको मालूम है कैसे डिक्लेयर करते हैं। सिंटैक्स क्या है उसका, सिंटैक्स है डेटा टाइप देन स्पेस वेरिएबल और यू कैन से एरे नेम, देन इन पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स। किसी प्रोग्रामिंग में करली ब्रेसेस स्टार्ट करते हैं, करली ब्रेसेस किसे बोलते हैं, करली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज, पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज, डबल कोड स्टार्ट एंड डबल कोड क्लोज, दिस इज सेमी कॉलन, दिस इज कॉलन सिंबल, है ना, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। एंड दिस इज स्क्वायर ब्रैकेट। तो पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट में हम साइज लिख लेते हैं, या फिर हम क्या लिख लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख लेते हैं, और पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के बाद हम क्या लगाते हैं, सेमीकोलन लगाते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैंने लिया था एक एग्जांपल, सपोज इंटीजर A3, A is the name of the array, size of array is 3, how many element will be there, first element will be A0 in A3, second element will be A1 and third element will be A2। तो इस तरीके से एरे को डिक्लेयर करते हैं और उसके डिफरेंट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। एन एरे कैन बी डिक्लेयर्ड लाइक एन ऑर्डिनरी वेरिएबल, जैसे ऑर्डिनरी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, बाय इंक्लूडिंग द साइज स्पेसिफिकेशन इन ए पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट, इन ए पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स आफ्टर द नेम ऑफ एरे, एरे के नाम के बाद। हाउ टू इनिशियलाइज एन एरे, देयर आर 3 मेथड हाउ टू इनिशियलाइज। किसी ऑर्डिनरी वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के भी 3 तरीके हैं। ये जो वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हैं, सपोज एक वेरिएबल डिक्लेयर किया आपने इंटीजर A, तो इसको इनिशियलाइज करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका तो यह है कि इंटीजर A लिखा और साथ के साथ असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके आपने वैल्यू से असाइन कर दिया। ये तरीका क्या है, इस तरीके का नाम है वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन एट द सेम टाइम, और ऐसे भी लिखा है किसी बुक में विद इन ए स्टेटमेंट। एक ही स्टेटमेंट में आप दोनों काम कर लेते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन तो हो गया यहां तक, दिस इज वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड दिस इज वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ओके, दूसरा तरीका क्या है, एक लाइन में तो आप लिखते हैं इंटीजर A, दिस इज वेरिएबल डिक्लेरेशन, और एक लाइन में लिखते हैं A इक्वल्स टू सपोर्ट 10। तो ये एक तरीका ये है कि इन डिफरेंट स्टेटमेंट, वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन इन डिफरेंट स्टेटमेंट। ठीक है, और तीसरा तरीका क्या है किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज करने का, सोचिए तीसरा तरीका क्या है और कैसे किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं। आप यूजर से स्कैन करा लेते हैं फ्रॉम दी यूजर। तो यूजर से अगर किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है, सपोज आपने एक इंटीजर वेरिएबल लिया इंटीजर A, तो कैसे लिखते हैं आप, printf /n एंटर ए नंबर, और फिर scanf का यूज करते हैं, scanf %d और m% लिख के A लिख लेते हैं। तो ये तरीका कौन सा हुआ, दिस इज फ्रॉम दी यूजर। और यूजर से इनपुट कराने के लिए आप इनपुट फंक्शन का यूज करते हो, और ज्यादातर आप वो इनपुट फंक्शन कौन सा यूज करते हो, वो scanf करते हो। कौन कौन से इनपुट फंक्शन होते हैं, 3 इनपुट फंक्शन है हमारे सामने, बेसिकली 3 इनपुट फंक्शन है। पहला कौन सा है, सबसे पहले तो गेट कैर एक फंक्शन होता है, ये आपने सी में पढ़ा होगा, एक कैरेक्टर को इनपुट कराने के लिए यूज होता है। एक फंक्शन फेमस है गेट एस,
जो स्ट्रिंग को इनपुट कराने के लिए यूज होता है, और किसी भी टाइप की या फॉर्मेटेड डेटा को इनपुट कराने के लिए कौन सा है, स्कैनफ फंक्शन होता है। इसी तरह 3 आउटपुट फंक्शन होते हैं, ये तो 3 इनपुट फंक्शन है डेटा को इनपुट कराने के लिए। इसी तरह 3 आउटपुट फंक्शन होते हैं डेटा को डिस्प्ले कराने के लिए। पहला फंक्शन कौन सा होता है, पुटकैर फंक्शन होता है। जैसे पुटकैर फंक्शन यूज करते हैं कैरेक्टर को राइट करने के लिए, पुट एस फंक्शन यूज करते हैं एक स्ट्रिंग को राइट करने के लिए, और प्रिंटफ यूज करते हैं किसी भी टाइप की वैल्यू को या फिर फॉर्मेटेड डेटा को राइट करने के लिए। ये मैं नहीं सब समझा रहा हूं, मैं केवल आपको ये समझाना चाहता हूं कि एरे को डिक्लेयर करके उसे इनिशियलाइज करने के 3 तरीके हैं। पहला है डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ एन एरे विद इन ए स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने लिखा डेटा टाइप, सिंटेक्स क्या है, डेटा टाइप एरे नेम इक्वल्स टू in parenthesis in curly braces value 1 value 2 and so on curly braces close. For example, in declaration and initialization of an array within a statement, that is suppose this is integer a3 and in curly braces value 1 suppose 11 2 99 curly braces close. तो a0 में क्या आएगा, 11 आएगा, 2 कहाँ जाएगा, A1 में जाएगा, और 99 कहाँ आएगा, A2 में आ जाएगा। तो डिक्लेयर भी कर दिया आपने वेरिएबल, दिस इज वेरिएबल डिक्लेरेशन और दिस इज वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा तरीका क्या है, डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ एन एरे इन डिफरेंट स्टेटमेंट, दैट इज एलिमेंट बाय एलिमेंट इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे एलिमेंट। कैसे करते हैं, सिंटेक्स क्या है, एग्जाम्पल ले लेते हैं सीधा। इंटीजर सपोज आपने डिक्लेयर A3 कर दिया, तो आप कैसे एलिमेंट बाय एलिमेंट कर सकते हो, आप लिख सकते हो A0 इक्वल्स टू 11, आप लिख सकते हो A2 इक्वल्स टू सपोज 22। आप A1 को कुछ नहीं इनिशियलाइज करना चाहते मत कीजिए, दिस इज दी एलिमेंट बाय एलिमेंट इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे एलिमेंट। आगे चलते हैं। तीसरा तरीका इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे बाय द यूजर। जैसे वो वेरिएबल को इनिशियलाइज करने का तीसरा तरीका कौन सा था, तो आपने स्कैनफ फंक्शन का यूज किया था और यूजर से वैल्यू को इनपुट कराया था और किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर किया था। अगर एरे को इनपुट कराना है तो उसका क्या तरीका है, एक एरे लिया सपोज आपने इंटीजर A5, तो 5 लिया है, तो ये लूप भी 5 तक ही चलेगा। इसे काट देता हूं, सही कर देता हूं, ये 5 तक होगा, क्योंकि आपको 5 का मतलब है कौन कौन सी लोकेशन पे वैल्यू स्टोर करनी है, A0 पे करनी है, A1 पे करनी है, अगली वैल्यू A2 पे जानी चाहिए, फिर A3 पे जानी चाहिए, फिर लास्ट वैल्यू A4 पे जानी चाहिए। ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए। एक वेरिएबल आपने i ले लिया, स्मॉल i है, सही कर लेंगे इसको, स्मॉल i है। एंटर दी नंबर, सबसे पहले i की वैल्यू कितनी है, i की इनिशियल वैल्यू कितनी है, 0 है। 0 लेस देन 5, 0 लेस देन 5 इज कंडीशन ट्रू। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू इट विल एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट। नंबर ऑफ स्टेटमेंट जो भी करली ब्रेसेस के अंदर लिखा है इनको एग्जीक्यूट करेगा। तो 0 लेस देन 5 है, कंडीशन ट्रू है, एंटर दी नंबर, फिर वही लॉजिक, एंटर दी नंबर, i की वैल्यू 0 प्लस 1, फॉर्मेटिंग के लिए मैं इसको यूज करता हूं, आप भी यूज कर सकते हैं। एंटर दी नंबर i प्लस 1, यानी कि 0 प्लस 1 से क्या वैल्यू जनरेट होगी, 0 प्लस 1 से वैल्यू जनरेट होगी 1। मैंने आपको ये बात बता दी है कि 0 i प्लस 1 में और i प्लस प्लस में डिफरेंस है। i प्लस 1 से वैल्यू जनरेट होती है और वो वैल्यू स्टोर नहीं होती, वो केवल यूज होती है। i प्लस प्लस का मतलब होता है i इक्वल्स टू i प्लस 1, जिससे i की वैल्यू अपडेट होती है। तो एंटर दी नंबर 1, सपोज यूजर ने इनपुट किया 11, तो वो कहां पे जाके स्टोर होगा, A0 में स्टोर हो जाएगा। फिर यहां से वापस जाएगा, i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 1 लेस देन 5, i की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। 1 लेस देन 5, कंडीशन इज ट्रू। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू अगेन देयर विल मैसेज एंटर द नंबर 2, वो किस में जाएगा, A1 में जाएगा। एंटर द नंबर 3, वो किस में जाएगा, A2 में जाएगा। एंटर द नंबर 4, वो किस में जाएगा, A3 में जाएगा। एंटर द नंबर 5, वो जाएगा A4 के अंदर। फिर वापस जाएगा और i की वैल्यू बढ़ के कितनी हो जाएगी, i की वैल्यू बढ़ के 5 हो जाएगी। फिर ये कंडीशन चेक होगी, 5 लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स, क्योंकि i 5 से छोटा नहीं होता, ये फॉल्स हो जाएगा, इस लूप के अंदर नहीं जाएगा। तो इस तरीके से आप एक एरे की
डिफरेंट सबस्क्रिप्ट को इनिशियलाइज कर सकते हो। किसका यूज किया आपने? स्कैनफ का यूज किया। तो एक तरीका है एरे को इनिशियलाइज करने का, जिसमें आप एरे को आप स्कैनफ फंक्शन का यूज करके इनिशियलाइज कर सकते हो। आगे चलते हैं, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ये प्रोग्राम आपको आना चाहिए। राइट ए प्रोग्राम इन सी टू कैलकुलेट द सम ऑफ एन इंटीजर एरे ऑफ 5 एलिमेंट। कैसे बनेगा? यहां से बनाता हूं मैं। 5 एलिमेंट का एक एरे ले लीजिए, 5 एलिमेंट का एक एरे ले लिया। एक आई वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी आपको, और सम कैलकुलेट करना है तो सम वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। इनिशियली कितना कर लेंगे? सम कैलकुलेट 0 कर लेंगे। और कैसे करेंगे? फॉर लूप लगाएंगे। फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, कितने वेरिएबल का निकालना है? 5 एलिमेंट का निकालना है। तो आपने क्या लिखा? प्रिंट एफ, वही इनपुट कराने का तरीका, एंटर नंबर 1 2 3 के लिए परसेंटाइल लिखूंगा, कॉलन साइन, कॉमा 1 2। पहली बार क्या आई की वैल्यू 0 है तो आई प्लस 1 लिख देता हूं, अभी समझाया मैंने आपको। ये सेमीकोलन आएगा उसके बाद, और स्कैनफ लिख लेंगे। ये एरे को इनपुट कराने का तरीका एक बार ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। इस तरीके से पूरा एरे आपका 5 एलिमेंट के लिए कमेंट बना सकते हैं। ये किस लिए? टू इनपुट एरे ऑफ 5 एलिमेंट्स। तो ये 5 आपने एलिमेंट इनपुट कर लिए। इनपुट करने के बाद आगे क्या करेंगे? अब सम कैलकुलेट करना है, तो सम कैलकुलेट करने के लिए 5 एलिमेंट यानी कि 5 बार लूप चले, आई लेस देन 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, और आप क्या लिखें? केवल सम इक्वल्स टू सम प्लस ए ऑफ आई। ये पॉसिबल है। अगर ये एरे नहीं होता तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपको इसी लूप के अंदर लिखना पड़ता। उसके बाद क्या करेंगे? सम कैलकुलेट हो जाएगा, आप उसे प्रिंट कर देंगे। प्रिंट एफ स्लैश एन सम इक्वल्स टू परसेंटाइल डी, और वैल्यू किसके अंदर स्टोर है? सम के अंदर है। तो प्रिंट कर देंगे। आउटपुट स्क्रीन पे आउटपुट को शो करेंगे, करली ब्रेसेस क्लोज। किसका करली ब्रेसेस क्लोज? वॉइड मैन का करली ब्रेसेस क्लोज कर देंगे। कैसे एग्जीक्यूट होगा? पहले यहां से 5 नंबर इनपुट होंगे। सपोज वो 5 नंबर जो इनपुट किए वो आपने क्या है? वो है 1 2 1 3 2, यानी कि ये 0 पे होगा, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे। फिर ये वाला लूप एग्जीक्यूट होगा। किसी एक स्टेटमेंट के लिए करली ब्रेसेस स्टार्ट करें क्लोज करें कोई जरूरत नहीं है। आई की वैल्यू कितनी है? 0 है। 0 लेस देन 5, कंडीशन हो गई ट्रू। इफ इट इज ट्रू, सम इक्वल्स टू सम प्लस ए आई, यानी कि सम इक्वल्स टू सम की वैल्यू कितनी है? इनिशियली कितने लिए? 0 लिए, प्लस ए आई का मतलब A0 की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो 1 आ गया। यहां से वापस जाएगा, वापस जाने से पहले आई प्लस प्लस करेगा, आई की वैल्यू 1 कर देगा। 1 लेस देन 5, कंडीशन है ट्रू। इफ इट इज ट्रू, सम इक्वल्स टू सम प्लस ए आई, कितना हो जाएगा? सम इक्वल्स टू सम की वैल्यू कितनी आई है? 1 प्लस ए आई का मतलब A1 का मतलब 2, 1 प्लस 2 इज 3। यहां से वापस जाएगा, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 से कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। 2 लेस देन 5, कंडीशन इज ट्रू। इफ इट इज ट्रू, दिस कंडीशन इज ट्रू, सम इक्वल्स टू सम प्लस ए आई, सम इक्वल्स टू सम की वैल्यू कितनी है? 3 है, प्लस ए आई का मतलब A2 का मतलब 1, 3 प्लस 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहां से वापस जाएंगे, 3 लेस देन 5, 3 लेस देन 5 कैसे होगा? पहले 3 होगा ये वैल्यू आई प्लस प्लस से, 3 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है। इफ इट इज ट्रू, 3 लेस देन 5, इट विल एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट सम इक्वल्स टू सम प्लस ए आई। सम की वैल्यू कितनी है? 4, प्लस ए आई का मतलब A3 का मतलब 3, 4 प्लस 3 इक्वल्स टू 7। यहां से वापस जाएगा, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 से 4 हो जाएगी। 4 लेस देन 5, कंडीशन इज ट्रू, दिस कंडीशन इज ट्रू, सम इक्वल्स टू सम प्लस ए आई, सम इक्वल्स टू सम की वैल्यू कितनी है? 7, प्लस ए आई का मतलब है A4 इज 2, 7 प्लस 2 इक्वल्स टू 9। वापस जाएगा, फिर उसके बाद आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू 5 हो जाएगी। 5 लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। 5 लेस देन 5 कंडीशन फॉल्स होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, और ये सीधा लूप से बाहर आ जाएगा और सम को प्रिंट कर देगा। और आउटपुट कितना आएगा? आउटपुट आएगा 9। यही आना चाहिए था। हाँ, 3 4 5 6 7 8 9 आउटपुट आ गया। तो ये पूरे एरे को सम करने का तरीका है, जिसमें एरे के एलिमेंट कितने हैं? 5 हैं। आगे चलते हैं।
राइट ए प्रोग्राम इन सी टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ इंटीजर एरे ऑफ 5 एलिमेंट। सिंपल है, पहले तो पूरा प्रोग्राम बना लीजिए जिसमें आपने सम कैलकुलेट किया है। सम कैलकुलेट का पूरा प्रोग्राम बनाने के बाद ऊपर एक एवीजी नाम का वेरिएबल फालतू ले लीजिए, और एवरेज कैसे निकालते हैं, एवीजी इक्वल्स टू सम बाई 5। इस तरीके से एवीजी कैलकुलेट होगा और फिर लास्ट में क्या करेंगे, एवरेज को एवरेज इक्वल्स टू परसेंटाइल डी, एवरेज को प्रिंट करा देंगे। इस तरीके से पूरा प्रोग्राम होगा, क्योंकि एवरेज निकालने से पहले सम निकालना पड़ेगा। सम का प्रोग्राम अभी हमने बनाया है, उसके बाद बस एवरेज निकालने के लिए सम डिवाइड बाय 5 करना पड़ेगा। प्रिंट एफ एवरेज इक्वल्स टू परसेंटाइल डी, एवरेज प्रिंट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। राइट ए प्रोग्राम इन सी टू फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एन इंटीजर एरे ऑफ 5 एलिमेंट्स। अब आपको पूरे एरे में मैक्सिमम कौन सा नंबर है वो फाइंड आउट करना है। बनाते हैं इस प्रोग्राम को, यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले एक एरे ले लेते हैं 5 एलिमेंट का, क्योंकि आपको 5 ही एलिमेंट इनपुट कराने हैं। एक वेरिएबल ले लेते हैं मैक्स। अभी मैक्स कुछ नहीं है, मैं 0 मान लेता हूं, सबसे बड़ा नंबर मेरा क्या है, 0 है। उसके बाद एक वेरिएबल मुझे लूप चलाना है तो आई भी चाहिए, तो इन सब वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनपुट करेंगे एरे को। ये तरीका अब आपको मालूम हो गया है। एरे को इनपुट करेंगे, m% ऑफ ai लिख देंगे, सेमी कॉलन लगा देंगे, ये आप कर लेंगे काम। इसके बाद अब आपको सपोज इससे 5 नंबर कौन से आए हैं, सपोज वो 5 नंबर जो आपने इनपुट किए हैं वो 2 है, 1 है, 33 है, 11 है और 34 है। ये 0 पे स्टोर होगा, ये 1 पे होगा, ये 2 पे होगा, 3 पे होगा, 4 पे होगा। ठीक है, अब मुझे मैक्सिमम निकालना। मैक्सिमम के लिए क्या करूंगा, फिर मैं पूरे एरे को विजिट करूंगा, ट्रेवर्स करूंगा, घूमूंगा। i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस, और मैं क्या लिखूंगा, अगर जिसे मैं अगर मैं जो मेरा मैक्सिमम है, जिसे मैं मैक्सिमम कह रहा हूं, मैं मैक्सिमम किसे कह रहा हूं, 0, अगर वो छोटा है किससे, ai से, हर एक एलिमेंट से कंपेयर करूंगा। अगर मैक्स छोटा है ai से तो मैक्स में 0 नहीं होना चाहिए। मैक्स में क्या हो जाना चाहिए, मैक्स में जो है जिससे वो छोटा है वो हो जाना चाहिए। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, इसको रन करते हैं। i की वैल्यू कितनी है, i की वैल्यू है 0, 0 लेस देन 5, कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन कैसी है, ये कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है इफ, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इफ कंडीशन चलेगी। इफ मैक्स, मैक्स की वैल्यू कितनी है, 0 है, लेस देन a ऑफ i का मतलब a0, 0 लेस देन a0 कितना है, 2 है, हाँ कंडीशन ट्रू है। 0 छोटा है 2 से, अगर छोटा है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है। तो मैक्स में कितना आ जाएगा, मैक्स में a ऑफ i यानी कि a ऑफ 0 आ जाएगा। मैक्स में कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आप देखिए अभी तक आपके पास 2 नंबर थे, एक तो 0 और एक 2, दोनों में बड़ा कौन सा है, 2 है। मैक्स में बिल्कुल 2 बिल्कुल सही है। यहां से फिर ये वापस जाएगा और i प्लस प्लस होगा, और i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 1 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन चेक होगी। फिर इसके बाद इफ मैक्स, मैक्स कितना है, मैक्स इज 2 लेस देन a ऑफ i का मतलब a ऑफ 1, 2 लेस देन a ऑफ 1 कितना है, दैट इज 1। कंडीशन 2 लेस देन a ऑफ 1, कंडीशन कैसी है, फॉल्स है। 2 तो छोटा नहीं होता, ये कंडीशन कैसी है, फॉल्स है। ये फॉल्स है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। यहां से सिंपली वापस जाएगा और i की वैल्यू को 1 से 2 कर देगा। जब वापस जाएगा तो i प्लस प्लस से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके बाद फिर कंडीशन चेक होगी, 2 लेस देन 5, 2 लेस देन 5, कंडीशन इज ट्रू। इफ मैक्स लेस देन ai, मैक्स की वैल्यू कितनी है, मैक्स अपडेट ही नहीं हुआ, उसके बाद मैक्स की वैल्यू 2 है, लेस देन ai का मतलब है a2 है, a2 का मतलब क्या, 2 लेस देन a2 की वैल्यू कितनी है, 33 है, हाँ 33। क्या 2 छोटा है, हाँ ये कंडीशन ट्रू है। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इट विल एग्जीक्यूट मैक्स इक्वल्स टू a ऑफ i। तो मैक्स में कितना आ जाएगा, a ऑफ i का मतलब है a ऑफ 2 आ जाएगा, यानी कि 33 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहां से वापस जाएगा, i प्लस प्लस, i की वैल्यू जो 2 थी अब कितनी हो गई, 3 हो गई, 3 लेस देन 5, कंडीशन इज ट्रू। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, यानी कि ये वाली कंडीशन ट्रू है तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। मैक्स इक्वल्स टू इफ
मैक्स कितना है, मैक्स इज 33 लेस देन ए ऑफ आई का मतलब ए ऑफ 3, ए ऑफ 3 का मतलब है 11, 33 लेस देन 11, कंडीशन इज फॉल्स। 33 छोटा नहीं होता, बड़ा होता है, ये कंडीशन फॉल्स है। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो दिस विल बी नॉट बी एग्जीक्यूटेड, ये नहीं एग्जीक्यूट होगा, यहां से वापस जाएगा और क्या हो जाएगा, आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, 4 लेस देन 5, कंडीशन इज ट्रू। ये कंडीशन फिर से ट्रू है, 4 छोटा होता है। इफ मैक्स लेस देन ए आई, मैक्स की वैल्यू कितनी है, मैक्स अपडेट ही नहीं हुआ, मैक्स कितना है 30 है, 30 लेस देन ए आई का मतलब है A4, A4 का मतलब है 34, क्या 33 छोटा 34 से, हाँ ये कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन अब की बार क्या हो गई, ट्रू हो गई, तो इट विल एग्जीक्यूट मैक्स इक्वल्स टू ए ऑफ आई। तो मैक्स में कितना आ जाएगा, ए ऑफ आई का मतलब ए ऑफ 4 आ जाएगा, और ए ऑफ 4 का मतलब कितना है 34 आ जाएगा। फिर यहां से वापस जाएगा, आई लेस देन 5, आई की वैल्यू 4 से कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, 5 लेस देन 5, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन इज फॉल्स। इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स, ये इस लूप में नहीं जाएगा, बाहर आएगा, और बाहर आके क्या लिखना है आपको, आपको प्रिंट करना है, प्रिंट एफ मैक्स इक्वल्स टू परसेंटाइल डी मैक्स। ये प्रोग्राम आपके एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन एरे में कम से कम आपको इतनी प्रोग्रामिंग आनी चाहिए जिससे कि आप आगे के टॉपिक यानी कि उसके ऊपर होने वाले जो ऑपरेशन है वो इजीली परफॉर्म कर सकें। तो ये मैं फॉर लूप कैसे चलता है एरे के ऊपर, एरे की डिफरेंट सब स्क्रिप्ट को कैसे एक्सेस करते हैं, ये सब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसी के थ्रू आपकी प्रोग्रामिंग भी स्किल इंप्रूव हो रही है। तो प्रिंट करेंगे मैक्स को, तो मैक्स में लास्ट कितना है, मैक्स में लास्ट 34 है, और आप देख रहे हो कि इस एरे का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, दैट इज 34। ये हो गया मैक्सिमम ऑफ एन एलिमेंट, मैक्सिमम ऑफ एन एरे विच इज ऑफ 5 एलिमेंट। चलिए आगे चलते हैं, आप इसको बार बार रिवाइज करके देखेंगे तो इट विल बी इजीली अंडरस्टैंडेबल। राइट ए प्रोग्राम इन सी टू फाइंड आउट द मिनिमम नंबर ऑफ एन इंटीजर एरे ऑफ 5 एलिमेंट। अब आपको मिनिमम पता करना है, मिनिमम पता करने के लिए फिर वही आपको पहले इनपुट कराना होगा। तो एक एरे आपने सपोज ले लिया इंटीजर A5, तो 5 को आप इनपुट कर लीजिए एरे को, वही लॉजिक है, एरे को इनपुट करने का लॉजिक मैं पीछे आपको बता चुका हूं कैसे एरे को इनपुट करते हैं। एक वेरिएबल मैक्स की जगह अब आप मिन ले लीजिए। तो इसके 2-3 लॉजिक हो सकते हैं, अब मैं फिलहाल एक लॉजिक का यूज कर रहा हूं। अगर मैं इसे 0 ले लेता हूं तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि वो हमेशा, सपोज एक आपने एरे लिया, वो आपने अगर एरे लिया सपोज 1, 22, सपोज 11, 1, 4 और 9, सपोज आपने लिया मैक्स से आपने कंपेयर करा, यानी कि 0 अगर ले लिया आपने, 0 लेस देन 11, तो 0 से बात नहीं बनेगी। आप इसको करके देख सकते हैं, 0 करेंगे तो वो कंडीशन आपकी कभी भी वो ट्रू ही नहीं होगी। तो आपको क्या करना चाहिए, एक ऐसा नंबर ले लो, सपोज मैं ले लेता हूं 9999। अब आपकी कंपल्शन ये हो गई कि 4 डिजिट का नंबर हो सकता है वो, कैसे, मैं लॉजिक क्या लगाऊंगा, फॉर लूप लगा देता हूं, फॉर आई इक्वल्स टू 0। मैं पहले ही बता रहा हूं, और लॉजिक भी हो सकते हैं, जैसा दूसरा लॉजिक ये हो सकता है कि एरे के पहले एलिमेंट को मिनिमम मान लूं और इसे बाकी सबसे कंपेयर करके मैं इसे क्या कर दूं, अपडेट करता रहूं। एक लॉजिक ये भी हो सकता है, वो लॉजिक फिर कभी डिस्कस करेंगे, फिलहाल ये कर लेते हैं। आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, उसके बाद इफ मिनिमम, जिसे मैं मिनिमम मान रहा हूं, अगर वो बड़ा है, छोटा होना चाहिए ना, अगर वो बड़ा है किससे, ए ऑफ आई से, तो मिनिमम में वो नहीं होना चाहिए जो मान रहा हूं, मिनिमम में क्या होना चाहिए, वो आ जाए जो है, जो नंबर आया जिससे वो बड़ा नंबर है, यानी कि मिनिमम अगर बड़ा है किसी से तो मिनिमम में वो नहीं होना चाहिए, मिनिमम में क्या होना चाहिए, जो उससे छोटा है। तो छोटा किसके अंदर है, वो आई के अंदर है। आप इसे रन करके देखिएगा, इट विल बी एग्जीक्यूटेड वेरी सिंपली, क्योंकि मिनिमम क्या है 9999 और पहला एलिमेंट क्या 11 है, तो क्या 9999 ग्रेटर है 11 से, ये कंडीशन कैसी है, ये ट्रू हो गई। ट्रू हो गई तो मिनिमम में कितना आ जाएगा, मिनिमम में ai आ जाएगा, यानी कि 11 आ जाएगा। फिर यहां से वापस जाएगा, फिर ये आई की वैल्यू 1 लेस देन 5 हो जाएगी, ये कंडीशन ट्रू होगी। अब मिनिमम में कितना आ चुका है, मिनिमम में अब कितना आ चुका है 11 आ चुका है। अब 11 क्या बड़ा है ai से, क्या वो 22 से बड़ा है, नहीं है, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो 11 ही रहेगा, फिर वापस जाएगा। तो इस तरीके से इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, सबसे छोटा एलिमेंट मिलेगा। तो ये आज के लेक्चर में हमने ये इसके 4 एग्जाम्पल किए। मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि ये एरे आज हमने स्टार्ट किया है। एरे में अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, एरे से न्यूमेरिकल भी आते हैं आपके एग्जाम के अंदर। एरे में 2D 3D और n डायमेंशनल के जो एरे होते हैं उनकी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की लोकेशन निकालने का एग्जाम्पल भी आता है हमेशा, हर साल 10 नंबर का। और इसके ऊपर जो डिफरेंट ऑपरेशन हो सकते हैं
उनमें से भी कोई एक ऑपरेशन पूछा जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो 7-8 तरह के ऑपरेशन है, उनको डिस्कस करेंगे। और वो जो 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल और n डायमेंशनल के न्यूमेरिकल्स आते हैं, उन न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला क्या है वो जानेंगे, और उस फॉर्मूले को कैसे डेराइव करते हैं ये भी पूछा जा सकता है, और उनके बेसिस पे न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होता है किसी एक एरे के अंदर, वो चाहे किसी भी डायमेंशन का हो, किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन, किसी एलिमेंट की लोकेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम इसके अंदर सीखेंगे। मैंने पहले भी आपको बताया कि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर सब मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, डीपीपी आपको लेक्चर वाइज मिलता रहेगा, और एक यूनिट खत्म होने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एकेटीयू में ऑलरेडी आ चुके हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे, जिससे आपको उस एक पर्टिकुलर कोर्स के ऊपर कमांड हो जाएगी, और आपको मालूम है कि ये कोर्स ऑलरेडी आपको कैसे एक्सेस कर सकते हो, आप एप्लीकेशन से जाके इसे एक्सेस कर सकते हो। तो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जैसे आज हमने 4 प्रोग्राम लिए कि सम कैसे निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, मिनिमम कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम कैसे निकालते हैं, इसी तरीके से मैं कुछ एग्जाम्पल और लूंगा, एक बार और बात करूंगा, बस कुछ एग्जाम्पल, 4-5 एग्जाम्पल और लूंगा, जो जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हम प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, प्रोग्रामिंग में कैसे हम आपको एक्सपर्ट कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग के थ्रू हम कैसे एरे के दूसरे प्रोग्राम या किसी डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर जो हमारे प्रोग्राम बनेंगे हम उन्हें कैसे बना सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसमें हम 4-5 प्रोग्राम एरे के और सीखेंगे, जिससे हमें कॉन्फिडेंस आएगा प्रोग्रामिंग के अंदर। थैंक यू वेरी मच।